बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से देश की राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव दिखता आया है। बिहार एक ऐसा राज्य जो भारतीय राजनीति का बैरोमीटर माना जाता है। यहाँ जो हवा चलती है उसका असर दिल्ली की सियासत तक महसूस होता है। अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है तो एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे। करीब 1 महीने बाद बिहार को अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, पलायन और जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द सियासी चर्चाएं अपने चरम पर हैं। अलग अलग दलों के तमाम नेता अपनी जनसभाओं और भाषणों में इन मुद्दों को केंद्र में रखते हुए जनता को लुभाने और विरोधियों पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब पहले कुछ नहीं था, गड़बड़ किया था, इसलिए याद रखिएगा, पूरा मदद करिएगा और फिर जितवाइएगा। इस बार जो है अब बिहार सरकार नीतीश जी नहीं चला रही है, गुजराती लोग चला रहा है, 2 गुजराती चला रहा है। अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तब पढ़ाई रोजगार मिलेगा, बिल्कुल इसका गारंटी है। बदलाव की चाह, युवाओं की अपेक्षाएं और बिहार की विकास गाथा इस बार कहीं अधिक मुखर होकर चुनावी मंचों पर गूंजती दिखाई दे रही है। वैसे तो मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा था, पर जनसुराज पार्टी के एंट्री ने हलचल पैदा कर दी है। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सभी राजनीतिक दल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसके लिए एनालिसिस में लगे हुए हैं। सभी दल सभी समीकरणों को साधने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। अलग अलग दलों के नेताओं के भाषण के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव के असल मुद्दे क्या हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लालू राज्य के दौरान कानून व्यवस्था का भय लोगों को दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मौजूदा समय में प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बीते 20 वर्षों में हुए विकास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार आगे भी एनडीए के साथ रहने का भरोसा दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं को साधने के लिए नीतीश कुमार उनके खाते में पैसे भेजने की योजना लेकर आए, तो वहीं तेजस्वी यादव सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसा ही करने का वादा कर रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया तो पीएम मोदी ने अवैध घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश की। वहीं प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार के 20 साल के सत्ता की कहानी हो, तेजस्वी यादव की नई पीढ़ी वाली राजनीति का दांव हो, या एनडीए या इंडिया गठबंधन के अंदर की खींचतान हो, हर चाल, हर बयान और हर मुद्दा इस बार खास है। तो अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो इस चुनाव को दिशा देंगे। बेरोजगारी। राज्य में बेरोजगारी की समस्या सभी पार्टियों और नेताओं के भाषणों में केंद्रित रही है। पीरियोडिक लेबर सर्वे के मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 2018 से 19 में 30.9% थी, लेकिन साल 2023-24 में ये घटकर 9.9% रह गई है। यानी हालात में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के हर 10 में से 1 युवा अब भी बेरोजगार है। आंकड़ों के मुताबिक जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें बेरोजगारी दर सिर्फ 0.8% है, लेकिन ग्रेजुएट में बेरोजगारी दर 14.7% है। इसके अलावा जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा की डिग्री है उनमें बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है। ऐसे में युवाओं के इस गुस्से को तेजस्वी यादव भुनाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। वो लगातार अपने भाषणों में बेरोजगारी की बात करते आए हैं। प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर आक्रामक रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के मकसद से कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू किए हैं। इसके अलावा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्किल इंडिया डिजिटल हब भी लॉन्च किए गए हैं, जो गाँव के युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर और कोर्स की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं।
ऐसे युवाओं को अपने साथ रखना हर दल के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि हाल ही में INS मार्टिज के एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा 24% लोग बेरोजगारी को बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। इससे ही जुड़ा युवाओं के पलायन की समस्या पर भी विपक्ष सरकार को घेरती रही है। वहीं एनडीए भी युवाओं को नए अवसर देने और औद्योगिक निवेश के वादे कर रही है। अपराध और कानून व्यवस्था। बिहार चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है। एनडीए की प्रमुख रणनीति जंगल राज के खात्मे को जोर शोर से प्रचारित करना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नेता लगातार ये याद दिलाते हैं कि साल 2005 के पहले बिहार में शाम ढलते ही सड़कों पर डर का माहौल रहता था, जबकि अब अपराध पर कंट्रोल है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बीते कुछ वर्षों के बड़े आपराधिक घटनाओं को याद दिलाते हुए कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी कई मौकों पर सरकार को क्राइम कंट्रोल के मुद्दे पर घेरा है। प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते रहे। दरअसल 1990 से 2005 के लालू राबड़ी काल को जंगल राज बताकर एनडीए ने 2005, 2010 और 2020 चुनाव में सफलता हासिल की, जहां अपहरण, हत्या और लूट की घटनाओं का जिक्र कर जनता को नीतीश कुमार के सुशासन से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि बीते कुछ समय से बिहार में अपराध बढ़ने से एनडीए पर सवाल उठे हैं। इसके साथ ही इस बार ऐसे युवाओं की मात्रा वोट देने वाली है जिन्होंने जंगल राज के बारे में केवल सुना है। जाहिर है कि उनके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि उनके लिए जंगल राज का नैरेटिव कमजोर हो जाए। सत्ता विरोधी लहर। नीतीश सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर भी बड़ी चुनौती होगी। 20 साल से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश पर एक बार फिर जनता भरोसा जताएगी या नहीं। एनडीए ने एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में मतदाताओं को कई वायदे और योजनाओं का पैकेज दिया है। अब तक राज्य की 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जा चुकी है, ताकि वो स्वरोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के तहत आगे भी धन वितरण जारी रहेगा, क्योंकि आचार संहिता पहले से चली आ रही योजनाओं पर लागू नहीं होती है। राज्य सरकार 1 करोड़ 89 लाख परिवारों को 125 मेगावाट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा जीविका समूहों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वहीं 18 से 25 साल की आयु वाले बेरोजगार युवाओं के लिए 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की भी घोषणा की गई है। महिला मतदाता। बिहार में महिला मतदाताओं की तरफ से एक तरफा वोटिंग कर चुनाव का रुख मोड़ते देखा गया है। यहाँ तक कि बीते 3 विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। साल 2020 में 3 करोड़ 48 लाख महिला मतदाताओं में से 59.69% ने वोट डाला, जबकि पुरुषों की कुल आबादी में से 54.45% ने ही वोट डाला। साल 2015 में 3 करोड़ 12 लाख में 60.48% महिलाओं ने वोट डाला और साल 2010 में 2 करोड़ 54 लाख में 54.49% महिलाएं सरकार चुनने में भूमिका निभाई। ये ट्रेंड दिखाता है कि महिलाएं बिहार की सियासत में निर्णायक हैं। एनडीए केंद्र एवं राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से महिला वोटरों को साध रही है। इन नीतियों ने ग्रामीण महिलाओं, खासकर ईबीसी और दलित समुदायों में गहरी पैठ बनाई है। हालांकि घोषणाओं के मामले में महागठबंधन और प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है, मगर एनडीए की तरफ से योजनाओं को लागू कर देने से उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है। पीके फैक्टर कितना उलटफेर कर सकता है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पहली विधानसभा चुनाव की पारी में ही हलचल मचा दी है। उन्होंने अपनी जनसुराज पार्टी को बिहार की राजनीतिक मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। बीते कुछ दिनों में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शीर्ष भाजपा नेताओं को जमकर घेरा है। उनके आरोपों ने सत्ताधारी दल को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। बिहार में जड़ जमा चुकी जातिगत राजनीति से थके हुए कई लोगों के लिए किशोर का यह संदेश है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर पलायन और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। शिक्षा समेत सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। माना जा रहा है कि एनडीए की योजनाओं की बरसात भी किशोर के इन दावों का मुकाबला करने की कोशिश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने अब तक लोगों की मूलभूत जरूरतों को नहीं सुलझाया है। जनसुराज पार्टी प्रमुख का ये भी कहना है कि राज्य में सोशलिस्ट फटीग की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के 1990 में सत्ता संभालने के बाद से राज्य पर उसी वैचारिक धारा से निकले नेता लगातार शासन कर रहे हैं।
इसके अलावा बिहार की राजनीति में गहरी समझ रखने वाले लोग इन मुद्दों पर तो बात करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिहार चुनाव में जातीय गणित हमेशा निर्णायक भूमिका में होता है। एनडीए लवकुश, ईबीसी और महादलित समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, जबकि महागठबंधन यादव मुस्लिम दलित ब्लॉक पर फोकस कर रहा है। बिहार में जाति का मुद्दा ऐसा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता, या कहिए कि पार्टियां जातियों में अपनी पैठ के हिसाब से अपना चुनावी समीकरण तैयार करती है। पार्टी में एक जाति या समुदाय के नेता को अपने जाति समुदाय का चेहरा माना जाता है। मोटे तौर पर जाति के लोग अपने समुदाय के नेता के साथ एक जुड़ाव और उस पर गर्व महसूस करते हैं। वैसे तो साक्षरता दर के लिहाज से बिहार देश के कई राज्यों से पीछे है, लेकिन यहाँ के वोटरों में राजनीतिक जागरूकता नजर आती है। ऐसी स्थिति में भी बिहार की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, मगर हकीकत इससे दूर है। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि मजदूर कामगार सप्लायर के रूप में ही है। फिर भी हर एक चुनाव एक उम्मीद लेकर आता है कि इस बार बदलाव के लिए लोग ज्यादा जागरूक दिखेंगे। नरेश कुमार शाद लिखते हैं, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर न हो, मुमकिन नहीं कि शाम अलम की सहर न हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए वोट करेगी।